तो मैम आप एक नई मदर जो अभी प्रेग्नेंट हुई या जो अभी अभी माँ हुई है उनके लिए कुछ एडवाइस छोड़ना चाहेगी रिगार्डिंग द जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी। एज ए सजेशन मैं कहूँगी, माँ बनने से पहले पेशेंस को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इम्पेशेंस होने से माँ बनने में प्रॉब्लम है। पेशेंस का लेवल जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है पेरेंटिंग और टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या है? देखिए, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो कोविड टाइम में जो पढ़ाई का जो रूटीन था वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाता था, क्योंकि घर से निकलना बंद था, स्कूल का तो कोई सवाल ही नहीं है, सब कुछ बंद। उसके बाद जो ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट आया, हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऑनलाइन में ऐसे पढ़ाई हो सकता है। एक स्कूल को या एजुकेशन सिस्टम को कैसे बच्चों को हेल्प करना चाहिए? थोड़ा बच्चे लोग के साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, बच्चा क्या सोच रहा है वो जानना पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम टू लेट्स टॉक पेरेंटिंग। हमारे पिछले एपिसोड में हमने बात किया मिसेस रूशिया से, जिन्होंने एक टीचर होने के नाते हमारे साथ शेयर किया अपने थॉट्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस फॉर चिल्ड्रन। आज हमारे साथ मौजूद है मिसेस अमृता, जो एक 14 साल के बेटे की माँ है। चलिए जानते हैं उनसे उनका एक्सपीरियंस और हर फिलोसफी ऑन पेरेंटिंग। हेलो मैम एंड हेलो। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। हेलो। सो मैम, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, ज़रूर। मेरा नाम अमृता है। मेरा बेटा का उम्र है 14 साल। बेसिकली मैं होम मेकर हूँ, मगर मेरा साइड में मैं बिजनेस भी करती हूँ। और पहले वो मेरा शॉप था, मतलब एक बुटीक टाइप का था, एक डायमंड प्लाजा मॉल में। अभी मैंने वो क्विट किया है बेटे की पढ़ाई के लिए, तो फिलहाल मैं वो ऑनलाइन में ही रन कर रही हूँ, ऑनलाइन में ही चल रही है, बस यही। और मैं कोलकाता में रहती हूँ। मेरा बेटा सॉल्ट लेक एपी स्कूल में पढ़ता है, स्टैंडर्ड 9th में। ओके। तो मैम, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो क्या सोच के आपने बिजनेस स्टार्ट किया? क्यों डिड यू वांट टू अर्न इंडिपेंडेंटली और क्या सोच था उसके पीछे? एक्चुअली अर्निंग के लिए किया था, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली तो मेरा बेटा छोटा था तो मेरे पास बहुत लेज़र टाइम रहता था, तो मैंने सोची कि चलो, मेरा नैक था ऑलवेज डिज़ाइनिंग में, तो मेरा खुद का टेलर भी था, तो मैंने डिज़ाइनिंग करके सब ड्रेसेस ब्लाउजेस ये सब बनाती थी। और डायमंड प्लाजा मॉल में एक बुटीक था मेरा, तो और सिल्क, मुझे सिल्क का बहुत शौक है, तो मेरा बुटीक जो बेसिकली था हैंडलूम एंड सिल्क, ये सब प्रोडक्ट ही था। और अच्छा टाइम पास भी होता था, इनकम भी होता था। मगर मेरा बेटा जब बड़ा होने लगा, मुझे एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि उसका पढ़ाई का स्टेम लेवल हाई हो रहा था, टाइमिंग चेंज हुआ था, इसलिए मुझे क्विट करना पड़ा। तो मैम, आपके हस्बैंड क्या करते हैं और उन्होंने कितना मतलब एडजस्टमेंट किया? जैसे आपने कहा आपने भी एडजस्टमेंट किया। एडजस्टमेंट तो मैंने वाइस वर्सा होना चाहिए, एडजस्टमेंट तो अच्छे ही किए और सब ठीक ही है। मगर अभी जो है मेरे ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि हस्बैंड तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है, उनका काम में वो बिजी रहता है, तो हमको ही सब देखना पड़ता है। तो इसीलिए मेरे ऊपर जैसे होता है फैमिली में, वर्क लोड प्रेशर जो है मेरे ऊपर ही ज़्यादा रहता है, मगर मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, एडजस्ट कर लेती हूँ मैं। तो मैम, अब थोड़ा आपकी प्रेगनेंसी डेज, आपकी प्रेगनेंसी जर्नी को लेके बात करते हैं। तो आपकी माँ बनने के बारे में क्या सोच थी? क्या आपने प्रेगनेंसी प्लान किया या इट वाज अनप्लान्ड? तो क्या था वो? एक्चुअली मेरा प्रेगनेंसी जो है, मेरा शादी 20+ में हुई थी, तो उसके बाद मेरा प्रेगनेंसी का कोई प्लान नहीं था, मगर जो मेरा घर वालों है बहुत फोर्स कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए मेरे शादी के 2 साल बाद प्लान करके प्रेगनेंसी मैंने किया। और ठीक है, मगर मेरा प्रेगनेंसी पीरियड जो था बहुत क्रिटिकल था। एक्चुअली मेरा फेटल एबॉर्शन का चांसेस था, इसलिए मेरा जो प्रेगनेंसी पीरियड है, इस पीरियड में मैंने 7 महीना एकदम बेड रेस्ट में कटाए टोटली, क्योंकि मेरा तब मूवमेंट एकदम अलाउड नहीं था। और
प्रॉब्लम था, बहुत प्रॉब्लम था। तो मेरे लिए बहुत टफ था, बहुत ही टफ था। मगर ठीक है, जो आफ्टर रिजल्ट मुझे मिला उसके बाद, उससे जितना मेरा क्रिटिकल सिचुएशन था, उससे बहुत ज़्यादा खुशी मुझे मिला। तो ऑफ मैम कोर्स लाइक जब आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हो, मतलब जिस दिन आपको वो टेस्ट का रिपोर्ट आया, हाँ, तो आपका क्या रिएक्शन था, आपका हस्बैंड और आपका फैमिली का क्या रिएक्शन था? ऑफ कोर्स सब लोग बहुत खुश थे, बहुत ही ज़्यादा ही खुश थे। मैं भी थी। और बस जो होता है फैमिली में, बहुत अच्छा ही था। तो मगर जो मैंने आपको बोली थोड़ा देर पहले, जो मेरा सिचुएशन था वो थोड़ा क्रिटिकल था, इसलिए थोड़ा टेंशन था। मगर बाकी सब एज यूजुअल बहुत बहुत ही अच्छा था। तो मैम जैसे आपने बताया कि आपका एक वो कंडीशन था, तो उसके वजह से आपने बोला आपको बेड रेस्ट में बहुत हाँ, टाइम 7 बिताना मंथ। पड़ा। हाँ, तो इसके अलावा और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, खाना पीना, और मतलब आप ये जो आपका जो कंडीशन था उसका स्पेसिफिक क्या प्रॉब्लम था, अगर आप शेयर कर पाए तो? प्रॉब्लम मतलब मैं अगर ज़्यादा एग्जर्शन या ज़्यादा चल लेती थी तो मुझे ब्लीडिंग होता था। इसलिए डॉक्टर ने बोला था मुझे एकदम बेड रेस्ट करने के लिए। अब लाइफस्टाइल की जो बात आप बोल रहे हो, वो तो टोटली चेंज था ही, क्योंकि खाने पीने में मेडिसिन का टाइम, रेस्टिंग का टाइम, सब कुछ ही अलग हो जाता है। तो वो तो चेंज था ही। मगर वो जो 7 महीना रेस्ट लेके जो टाइम मेरा कटता था, वो बहुत पैथेटिक था। कहीं हम जा नहीं सकते थे, स्टेयर्स ऊपर नीचे नहीं कर सकते थे। जैसे कि आपके मतलब कंडीशन में इतना डिफिकल्टीज रहा, तो आपको कोई स्पेशल कंसर्न या डर था? जैसे कई माओं को होता है कि सीजर या नॉर्मल डिलीवरी, दोनों में ही कुछ डर रहता है, तो आपका क्या डिलीवरी था, क्या डर, मुझे कंसर्न्स? नॉर्मल से ज़्यादा डर था। मैं ऑलवेज चाहती थी कि मेरा नॉर्मल बेबी ही नहीं, मेरा सीजर बेबी हो। मगर मुझे जब मेरा ये क्रिटिकल कंडीशन के बारे में पता चला, तब मुझे डर लगता था कि मेरा जो बेबी है उसको उसको कोई इंजरी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मैम आप एक नई मदर जो अभी प्रेग्नेंट हुई या जो अभी अभी माँ हुई है, उनके लिए कुछ एडवाइस छोड़ना चाहेगी रिगार्डिंग द जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब जो एक औरत को फेस करना पड़ता है? एज ए सजेशन मैं कहूँगी, माँ बनने से पहले पेशेंस को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एक ही एडवाइस, इम्पेशेंस होने से माँ बनने में प्रॉब्लम। पेशेंस का लेवल जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैम जैसे इंडिया में एक चीज की अवेयरनेस बहुत कम है, द पोस्टपार्टम डेज, द पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो बहुत सारी औरतों के लिए एक बहुत डिफिकल्ट फेज होता है, क्योंकि एक प्रेगनेंसी के दौरान एक औरत को जितना अटेंशन, जितना केयर मिलता है, बच्चा होने के तुरंत ही ऑब्वियसली बच्चे को मिलना चाहिए, लेकिन उनसे वो तो केयर पूरा डाइवर्ट हो जाता है। तो उसी टॉपिक पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका क्या एक्सपीरियंस था राइट आफ्टर डिलीवरी, आपका क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़े इमोशनली और फिजिकली दोनों में? प्रैक्टिकली मुझे कोई इमोशनली एंड फिजिकली कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। मेरा थोड़ा डिफरेंट था, ऐसा नहीं हुआ था। मेरे घर वाले बहुत केयरिंग थे, बहुत ही केयरिंग थे। और बेसिकली मेरे बेबी को मेरी माँ ज़्यादा देखती थी, मैं भी हर समय देखती थी, मगर मम्मी भी बहुत केयर करती थी। और मेरा तब डिप्रेशन कुछ नहीं था, सिर्फ मुझे पेशेंस बहुत बढ़ाना पड़ा, क्योंकि मेरा टाइमिंग सब अलग हो चुकी थी। अब कभी ये कभी वो, नहाने का टाइम डिफरेंट, खाने का टाइम नहीं मिलता था, कुछ शेड्यूल वाइज नहीं होता था। मगर जो टाइमिंग जो था वो तब तब का बहुत ही प्लेजेंट एंड बढ़िया था। मैं एंजॉय की। कोई डिप्रेशन, एज सच कोई डिप्रेशन मुझे नहीं हुई थी। तो जैसे मतलब एक नया बेबी आने पर, जैसे आपने बोला टाइमिंग बहुत चेंज होता है, तो नींद का इश्यूज होता है कि बहुत रात इश्यूज को, होता है, बहुत। तो उसको आपने कैसे डील किया? मेरा सजेशन होगा इस बारे में कि मैं बोलना चाहूँगी, उस टाइम का नींद का जो टाइम है, तो वो जब टाइम मिले तब सो जाओ। कोई टाइम नहीं होता है नींद को। जैसे रात को बच्चा जगे रहेगा, आपको भी जगना पड़ेगा।
अगर बच्चा रात को सो जाए आप सो जाइए, अगर बच्चा सुबह सो जाए आप थोड़ा तब स्नैप ले लीजिए, वैसे ही। तो मैम लाइक पोस्टपार्टम के बारे में आपको क्या लगता है, ऐसी एक चीज है जो लोगों को पता होना चाहिए कि जिसके बारे में अवेयरनेस कम है, या आपको इस बारे में क्या लगता है? सबसे ज़्यादा जो होता है जो ज़रूरत होता है मेंटल सपोर्ट अगर ठीक से मिल जाए तो सब कुछ ही ठीक ठाक होता है। तो इसलिए फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो अगर थोड़ा सपोर्टिव हो, केयरिंग हो, सब कुछ ठीक ठाक बन जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है। तो मैम जैसे आपने फैमिली का बताया, आपको क्या लगता है एक पार्टनर, एक हस्बैंड का क्या रोल होना चाहिए? कैसे उनको अपनी स्पाउस या अपने पार्टनर को हेल्प करना चाहिए ड्यूरिंग दिस मोमेंट? और आपके हस्बैंड ने आपको कैसे उस टाइम पे सपोर्ट किया, अगर आप बताना चाहें? हाँ, बहुत सपोर्ट किया। वो अगर सपोर्ट नहीं करते तो हम वो कर ही नहीं पाते। ऑल टाइम सपोर्ट किया, और सपोर्ट तो करना ही चाहिए, बच्चा तो दोनों का ही है, ऐसा तो नहीं कि बेबी सिर्फ मेरा ही है, तो सपोर्ट तो होना ही चाहिए। और किया भी, बहुत सपोर्ट किया, और वो करना भी चाहिए। जैसे हम लोग टाइम शेयर करके रात जगते थे, रात में जैसे कि कभी हम सो गए, कभी वो जाग लिए, कभी वो सो गए, कभी हम जग लिए, ऐसे चलते थे। तो मैम आपके पोस्टपार्टम में जैसे आपने बोला इमोशनली या डिप्रेशन आपको कुछ फील नहीं हुआ, नहीं। लेकिन आपने कहा था कि आपका सिजेरियन बेबी था, हाँ तो उसके वजह से कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हुआ? क्योंकि बहुत लोगों को हाँ, स्पाइनल वो होता है। हुआ मेरा जो लोअर बैक है बहुत पेन हुआ था, क्योंकि जब बच्चा जागते थे तब तो मुझे बैठे रहना पड़ता था ना, तो लोअर बैक पेन, और मेरा जो पीरियड है वो बहुत दिन तक चला, बहुत दिन तक वो एक पेनफुल चैप्टर था। और जैसे कि टायर्डनेस, बहुत टायर्ड लगता था, और कभी कभी बहुत रेस्टलेस लगता था, मगर कोई उपाय नहीं था, देखना ही पड़ता था, मगर फिर भी कट गया टाइम। तो मैम आप एक ऐसे जनरेशन में पेरेंट बनी जिसमें टेक्नोलॉजी का प्रभाव बहुत ज्यादा है, तो इसी टॉपिक पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है पेरेंटिंग और टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या है? देखिए, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो कोविड टाइम में जो पढ़ाई का जो रूटीन था वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाता था, क्योंकि घर से निकलना बंद था, बाहर जाना रिस्ट्रिक्टेड था, टोटली स्टॉप था। स्कूल का तो कोई सवाल ही नहीं है, सब कुछ बंद। हाँ, कुछ दिन बंद ही चला, ऐसे ही कंटिन्यू हुआ। उसके बाद जो ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट आया, हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऑनलाइन में ऐसे पढ़ाई हो सकता है। तो जो कॉन्सेप्ट आया, ऑनलाइन में बच्चे लोग क्लास किए, ऑनलाइन में कोचिंग किए, ऑनलाइन में एग्ज़ाम दिए। हाँ, अगर किसी भी डॉक्टर के साथ हम लोग को कंसल्ट करना पड़े तो हम लोग ऑनलाइन डॉक्टर बुक किए। टेक्नोलॉजी के लिए तब जो सामान होता है, ऐसे भी जो ग्रोसरी होता है वो ऐसे ही पहले ही था, ऐप था, मगर हम लोग उतना यूज़ नहीं करते थे, दुकान से ही जाके ले आना प्रेफर करते थे। मगर जब कोविड टाइम था, हम ऐप से ऑर्डर करते थे, घर में टाइमली पहुंच जाता था। तो एडवांटेज तो बहुत ही है टेक्नोलॉजी का, और डिसएडवांटेज ये है कि पहले टेक्नोलॉजी जब बच्चे लोग जब कोविड टाइम में जब पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे, तब वो एक ऑनलाइन एक पार्ट था लाइफ का। अभी क्या हुआ है, बच्चे लोग सब उसी में टोटली माने बिजी हो गए हैं। हर समय उसको मोबाइल चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी चाहिए, स्मार्ट टीवी, फ़ोन, गेम, सोने के टाइम में फ़ोन देखना, हैबिट यूट्यूब देखना, खाने के टाइम में यूट्यूब देखना, हर समय गेमिंग, एडिक्शन बढ़ते जा रहा है। तो मुझे लगता है ये बात कि देखिए, वो लोग तो बच्चा है, वो लोग तो करेगा ही, ये तो नॉर्मल है, वेरी नॉर्मल, उतना सेंस तो उन लोग में नहीं है। हम लोग को थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा, मगर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग भी मोबाइल में एडिक्ट होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं हो रहे हैं, हम लोग भी मोबाइल में एडिक्ट होते जा रहे हैं। हम लोग जब भी फुर्सत मिलता है मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, पोस्ट करते हैं, पोस्ट पढ़ते हैं, कुछ नहीं तो चले ओटीटी प्लेटफॉर्म में सीरीज देख लेते हैं,
तो हम लोग मुझे लगता है बेसिकली कि हम लोग को भी थोड़ा रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है। और बच्चा जो है वो उसको थोड़ा प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, जो हम लोग को करना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए कि वो कितना टाइम मोबाइल वॉच कर रहा है, क्या कर रहा है मोबाइल लेके, हिस्ट्री कभी कभी चेक करना चाहिए, क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है, यूजेज जो हो रहा है वो ठीक यूजेज मतलब पॉजिटिव यूजेज हो रहा है कि वो कुछ डिफरेंट कुछ कर रहा है, वो सब हमको हम सभी को फॉलो अप करना चाहिए, ये मुझे लगता है। ओके। तो मैम जैसे कि आप जानती है कि हमारा एक ऐप है पेरेंट जी बोल के, तो आपको क्या लगता है वो टेक्नोलॉजी का एडवांटेज में पड़ता है या डिसएडवांटेज में, और आपको क्या लगता है उस ऐप के बारे में? देखिए, जो ऐप हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं सब एडवांटेज के लिए यूज़ कर रहे हैं अभी तक, है ना? तो ऑफ कोर्स वो एडवांटेज ही होगा। अगर हम मिसयूज़ नहीं करें उसको, अपने लाइफ स्टाइल में ठीक ठाक से यूज़ करें, तो वो ऑफ कोर्स अच्छा ही होगा। और वो जो ऐप है मुझे लगता है वो सब कुछ ट्रैक करता है, टोटल जो लाइफ शेड्यूल है वो ट्रैक होता है। और क्या बेस्ट होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब गाइडेंस भी मिलता है, तो ऑफ कोर्स वो एडवांटेज ही होगा। और जैसे कि हम लेडीज़ लोग एक ऐप यूज़ करते हैं पीरियड ट्रैकर, वो भी तो ऐप है, टेक्नोलॉजी है, वो तो बहुत हेल्प करता है हम लोग को। वैसे बहुत ऐसा बहुत कुछ ऐप है, जैसे कि आपको कुछ ऐसे लिखना होगा, बच्चे के लिए कुछ ऐसे लिखना होगा, हर समय तो टॉपिक नहीं आता है, नहीं वो होता है, टॉपिक याद नहीं आता है, तो आप ऐप खोल लो, वो जो टॉपिक है वो डालो, आपको दिखेगा, अब उसको पढ़ के अब अपनी तरह से लिखो। वैसे ये ऑफ कोर्स एडवांटेज ही है। तो मुझे लगता है कि यूजेज जो है वो अगर ठीक ठाक किया जाए, पॉजिटिवली किया जाए, तो ऑफ कोर्स ये एडवांटेज ही होगा, मुझे यही लगता है। ओके। तो मैम जैसे कि बच्चों पे तो टेक्नोलॉजी का असर हो ही रहा है, लेकिन पेरेंट्स पे भी हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स पे उसका असर क्या है? उनमें क्या गलती हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से? हम लोग मोबाइल में कभी कभी इतनी बिजी हो जाते हैं कि घर में क्या हो रहा है, बच्चा क्या चाहते हैं, कि वो कभी चाहते हैं कि उसका मम्मी उसको टाइम दे, पापा उसको टाइम दे, मगर हम लोग कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म में कोई सीरीज देख रहे हैं, तो क्या करते हैं कभी कभी उसी को टीवी चला के बैठा देता है या तो कुछ दूसरा टैब दे देता है। ये सब थोड़ा फोकस रहना पड़ेगा, कंसर्न रहना पड़ेगा। जैसे कि ठीक है, टेक्नोलॉजी सब यूज़ कर सकता है, यूज़ करना भी चाहिए, मगर इसका जो इफ़ेक्ट है, इसका इफ़ेक्ट से कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट फैमिली में नहीं आना चाहिए, इसलिए सभी को कॉन्शियस होना पड़ेगा। और बच्चा जो यूज़ कर रहा है उसके ऊपर फोकस्ड रहना पड़ेगा, फैमिली मेंबर को, पेरेंट्स को, कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो मैम जैसे आपका बेटा जब बड़ा हो रहा था, तो आपने टेक्नोलॉजी का प्रभाव कैसे नोटिस किया? क्या बचपन से उसको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी, कि कब ज़रूरत पड़ी, और आपने उसको कैसे डील किया, कैसे बैलेंस में रखा? एक्चुअली जब मेरा बेटा बड़ा हो रहा था कोई टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट वो नहीं था, वो कलर बहुत करता था, ड्राइंग करता था, वो डांस करता था, वो टीवी देख देख के डांस का स्टेप देख देख के खुद खुद डांस का स्टेप बनाता था, कोरियोग्राफ खुद करता था, बहुत अच्छा डांस करता था, और कलरिंग करता था। मगर जब कोविड आया, ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए, तब वो शायद 5 या 6 में थे, तो तब से उसको एक मोबाइल मुझे देना पड़ा, स्टेपनी मोबाइल देना पड़ा हमको। फिर देने के बाद पहले तो पढ़ाई होता था, मगर क्या होने लगा, पढ़ाई के साथ साथ फ्रेंड लोग के साथ वीडियो कॉलिंग, फ्रेंड के साथ चैटिंग, आज ये फ्रेंड के साथ ये गेम, कल वो गेम, ऐसे करते करते धीरे धीरे एडिक्शन बढ़ता गया। इससे क्या हुआ, नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा होने लगा, क्योंकि वो पढ़ाई समझ लीजिए कर रहा है 1 घंटा, मोबाइल में खेल रहा है 3 घंटा, पढ़ रहा है हाफ एन आवर, लिख रहा है हाफ एन आवर, फ्रेंड लोग के साथ बात कर रहा है, चैट कर रहा है, सारा सारा रात, सारा टोटल इवनिंग, पढ़ाई नहीं है तो मोबाइल लेके बैठ जाओ, मोबाइल में ही सिनेमा देखो, मोबाइल में ही बात करो,
तो वो बहुत बहुत ही प्रॉब्लम हुआ। अभी जो चल रहा है, अभी कभी कभी बेटे से मेरा झगड़ा होता है इस बात को लेके। तो झगड़ा होता है, झगड़ा चलता है, स्टॉप नहीं होता है वो। झगड़ा जब करती हूँ तो बातचीत होते ही रहता है, मगर जब उसका मोबाइल मैं छीन लेती हूँ तब वो बोलता है, चुप हो जाता है, जैसे कि क्या मिस हो गया उसके लाइफ से जब मोबाइल मैंने उसका ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा देर बाद, घंटा भर बाद, मम्मी मेरा एक पढ़ाई है ट्यूशन का, मोबाइल तो मतलब उसका एडिक्शन है मोबाइल पे। अगर उसके पास मोबाइल नहीं रहे उसको लगता है क्या नहीं है मेरे पास। मगर अभी थोड़ा कम हुआ है, मैंने उसके मोबाइल एकदम ही टोटली मेरे कस्टडी में ले लिया है। बहुत ज़रूरत नहीं होने से मोबाइल मैं नहीं देती हूँ। लैपटॉप है उसका, उसी में जो आता है होमवर्क। मेरा बेटा एल में पढ़ता है अभी, एल में नया एडमिशन लिए है क्लास 9 में। तो एल का भी पढ़ाई आता है सब, तो मोबाइल नोटिफिकेशन ही। तो अभी फ़िलहाल मैं नोटिफिकेशन उसको बताती रहती हूँ, और जो ऐसे पढ़ाई होमवर्क सब रहता है स्कूल का तो लैपटॉप से ही करता है। मोबाइल थोड़ा हम रेस्ट्रिक्ट किया है, नहीं तो बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है गेम खेलना। गेम का जो एडिक्शन है, मैंने डेंजरस एडिक्शन है। तो गेम फिलहाल वो डिलीट कर दिया। चेस खेलता था वो, क्या होता था, एक मैच खेलता है, उसके बाद मैच में बाई चांस हार गए, और एक मैच खेलना होगा, फिर बैलेंस हो गया और एक मैच खेलना होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने मोबाइल रेस्ट्रिक्टेड किया है एंड गेम भी डिलीट कर दिया है फ़ोन से अभी। तो मैम जब वो मतलब टॉडलर एज में था तो आपने उस टाइम पे, जैसे आपने कहा उस टाइम टेक्नोलॉजी का इतना प्रभाव नहीं था, तो उस वक्त आपने क्या ऐसी एक्टिविटीज उसको मतलब उसको पुश किया ताकि उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो? उसको हम रिसाइडेशन कराते थे घर में, करता था, अच्छा करता था। और मेरा जो लोकेलिटी है वहाँ पे गुरुकुल नाम का एक इंस्टीट्यूशन था तब, तो वहाँ पे वो एबाकस सीखने जाता था, एबाकस करता था। जिम्नास्टिक्स में भी एडमिशन किए थे, वीकली 2 डेज होता था वो। और कभी और डांस क्लास में, डांस क्लास वीकली 1 डे होता था। तो सबसे एंजॉय करता था जिम्नास्टिक एंड डांस क्लास। एबाकस नहीं जाना चाहता था, फिर भी हम प्रेशराइज करके भेजते थे। धीरे धीरे हैबिचुएटेड हो गया, तो अब अच्छा ही कट रहा था। तब पढ़ाई का भी इतना प्रेशर नहीं था, लोअर क्लास में था। तो जैसे आपने बोला पढ़ाई का प्रेशर, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उस पे वो प्रेशर बढ़ता जाता है। तो एक एजुकेशन सिस्टम या स्कूल का एक बच्चे पे जो इम्पैक्ट होता है, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? स्कूल को या एजुकेशन सिस्टम को कैसे बच्चों को हेल्प करना चाहिए? पहली बात तो हम ये बोलेंगे, स्कूल का जो टीचर सब है, एक्सेप्शन भी है, थोड़ा बच्चे लोग के साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, बच्चा क्या सोच रहा है वो जानना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बच्चा सभी सुबह 7 बजे निकल जाता है घर से स्कूल के लिए, आता है 3-4 बजे। मैक्सिमम टाइम बच्चे लोग स्कूल में स्पेंड करता है। तो टीचर लोग जो उनको समझेगा, उतना टाइम घर वालों का भी नहीं है कि वो डील करे। तो मुझे लगता है टीचर को थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए। बच्चा क्या चाहता है, क्या पसंद करता है, अगर कुछ चीज़ बच्चा पसंद नहीं भी करता है तो किस क्या करने से वो उसको पसंद करने लगेगा, ऐसा कोई ट्रिक्स, ये सब करना चाहिए। और जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सब्जेक्टिव नॉलेज के ऊपर होना चाहिए। और क्या बोले, जो सब्जेक्ट कोई लाइक नहीं करता होगा, जैसे कि मेरे बेटे को बंगाली पढ़ना एकदम पसंद नहीं है, तो हम ट्राई करते हैं वो बंगाली कैसे खुद अपनी इच्छा से पढ़े, उसको अच्छा लगे बंगाली पढ़ने, ये सब हम ट्राई करते हैं। ट्राई वैसे स्कूल में भी फोर्स नहीं करना चाहिए, समझाना चाहिए कि ऐसे करो, ऐसे ठीक होगा। फोर्स करने से क्या होता है, रिजिडनेस आ जाता है, बच्चा जिद्दी हो जाता है। तो मुझे लगता है थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए, थोड़ा केयरिंग होना चाहिए। और जैसे कि हमको बंगाली अच्छा नहीं लगता है, हम बंगाली कम पढ़ रहे हैं, टीचर अगर और डांटेगा और प्रेशर करेगा, उसका और उसके ऊपर नेगेटिविटी आ जाएगा। अगर प्यार से बोलेगा, नहीं तुम कर सकते हो, तुम जरूर करोगे, करना चाहिए, ऐसे करो, देखो तुम ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, तुम ये नहीं हो रहा है तुम ऐसे करो, अगर वे आउट बता दे, थोड़ा हाथ पकड़ के थोड़ा डील करे, वे आउट थोड़ा दिखा दे, तो मुझे लगता है ज़रूर वो पॉजिटिव होगा। धीरे धीरे, एक चांस में नहीं, धीरे धीरे तो ज़रूर होगा। तो थोड़ा केयरिंग भी होना चाहिए।
और मैक्सिमम हम किसी का नाम नहीं ले रहे, मगर एक बात हम देख रहे हैं, टीचर बहुत आजकल रूड होते जा रहा है, पेशेंस बहुत कम है टीचर लोग का। टीचर तब मतलब टीचर लोग का मतलब टीचर जो कम्युनिटी है, मुझे लगता है कि टीचर जो है ऑब्वियसली पेशेंस होना चाहिए। इम्पेशेंस होने से बच्चा डील मतलब स्टूडेंट डील करना बहुत ही टफ है, यही हम बोलना चाहेंगे। तो मैम अब थोड़ा टॉपिक को चेंज करते हैं और आपके बेटे के बारे में बात करते हैं। तो जैसे जैसे आपका बेटा बड़ा होता गया, तो आपका पेरेंटिंग स्टाइल, जैसे आप सपोज जब वो बच्चा था आप एक तरह से उसको समझाती थी, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया आपका वो पेरेंटिंग स्टाइल कितना चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ? वो तो चेंज करना ही पड़ता है, क्योंकि जब छोटा था ऐसे ही बात मान लेता था, कुछ से नहीं था, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, जो मैं बोलती थी वही सच, वही सब कुछ। अब ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, ये आप गलत बोल रहे हो, ये ठीक नहीं है। अपना जो से है इस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं, अपना पॉइंट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और किसी किसी बात में बहस भी हो जाता है कि नहीं ये नहीं करेंगे, करना पड़ेगा, हम बोल रहे हो नहीं करेंगे, करना पड़ेगा नहीं करेंगे, ये सब तो होता ही है। तो क्या होता है उस टाइम पैरेलली बिहेव करने से बेटर होगा, मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोग स्विच्ड हो जाए, क्या बोले आपको, थोड़ा साइलेंटली, थोड़ा केयरफुली, थोड़ा समझा बुझा के बात को अगर हैंडल किया जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है रादर देन फोर्स। तो आई थिंक इस एज में उन लोग के साथ बहुत सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए हम लोग को। अगर हर्ष बोले प्रेशराइज करे या फोर्स करे तो ट्रैक चेंज हो जाता है। घर में बोलेगा नहीं करेंगे, मगर जब कोई नहीं रहेगा वही बात को करेंगे। तो अगर हम पेशेंस लेकर के थोड़ा काउंसिल करते काउंसिल किया कि थोड़ा टू डिफरेंट वे आउट निकाल के थोड़ा डिफरेंट टाइप में बात किए कि ऐसा नहीं बेटा ऐसा करो ये ठीक रहेगा, अच्छा तुम दोनों ही करके देखो कौन अच्छा होता है, कौन सा अच्छा होगा, आई थिंक ये बेटर होगा। ये तो बेटर स्पेस देना चाहिए, थोड़ा स्पेस देना चाहिए। वो लोग भी क्या बोल रहे हैं, उन लोग के माथा में भी क्या चल रहा है, वो भी हम लोग को फोकस करना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे हम लोग लर्न भी करेंगे और लिसन भी करना चाहिए, वैसे भी इट शुड बी वाइस वर्सा आई थिंक। डेफिनेटली। तो मैम जब अभी वो एक टीनेजर है, वो ही इज 14, तो क्या उसका मतलब आप कुछ बिहेवियरल चेंज नोटिस करती है कि उसका मतलब जैसे वो पहले था, जैसे आपने बोला कि पहले बात इजीली मान लेता था, तो एक टीनेजर होने के साथ जो जो चेंजेस आता है मेंटली बिहेवियर वाइज, तो आपके बेटे में आपने क्या चेंज सबसे ज्यादा नोटिस किया? चेंज एज सच मैंने नोटिस किया कि पहले वो सबके साथ रहना पसंद करता था, अभी थोड़ा अकेला अकेला रहेगा, अकेला अकेला अपना पढ़ाई करेगा, अकेला अकेला अपने रूम में रहेगा सबके साथ भी रहेगा, मगर कुछ मी टाइम वो खोज लेता है कि वो टाइम उसको अकेला ही स्पेंड करना चाहिए। पढ़ाई के समय अगर हम गए, अब क्यों आए हो आप, अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे है। थोड़ा चेंजेस तो है ही, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ अप्रोच, हर चीज़ में चेंज बदल है, तो वो एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि वो सभी का होता है, हम लोग का भी हुआ है, और केयरफुली हैंडल करना चाहिए, दिस मच। डेफिनेटली। तो मैम लाइक आपका बेटा व्हाट डज ही एस्पायर टू बी, वो क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है? अभी उसका बहुत इच्छा है कि वो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करे, आईआईटी का एग्ज़ाम वो दे, वो ये इच्छा है, तो देखते हैं क्या होता है। ओके। होप फॉर द बेस्ट। और आपका मतलब पेरेंटिंग के जर्नी में इस पूरा अभी तक उसका 14 साल की उम्र तक का जो आपका जर्नी रहा है, उसमें आपको क्या लगता है आप क्या अलग कर सकती थी इन योर पेरेंटिंग स्टाइल? कभी कभी क्या होता है इम्पेशेंस होके झगड़ा हो जाता है, होता है ना, बात बात पे बात। तो अगर थोड़ा पेशेंस लेके उस टाइम में हैंडल करते तो वो चीज़ और भी आसान होता।
ये एक बात है। और एक बात हमको लगता है कि कंट्रोलिंग मैं थोड़ा करती थी, वो कंट्रोलिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स कंट्रोलिंग रहना चाहिए, मगर थोड़ा स्पेस भी देना चाहिए उन लोगों को। तो मैम अब थोड़ा सीरियस टॉपिक को छोड़ के हम आते हैं एक फन टॉपिक पे। तो ये हमारा पॉडकास्ट का लास्ट सेगमेंट है विच इज द रैपिड फायर राउंड। मैं आपको कुछ छोटे मोटे फनी क्वेश्चंस, कुछ आपके जर्नी के बारे में छोटा मोटा क्वेश्चंस पूछूंगी। आपके दिमाग में जो पहले आंसर आएगा आपको वो बताना है। ओके। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी प्रेगनेंसी के दौरान सबसे मतलब आपका क्रेविंग क्या था? चॉकलेट एंड गोलगप्पे। ओके, सबसे फनी मोमेंट आपके प्रेगनेंसी जर्नी में? फनी मोमेंट जब बेबी वोम के अंदर रहता है, मूव करता है, कभी कभी लात भी मारता है, वो वाला। ओके, अगर आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर कोई मूवी बनती तो आप उसको क्या नाम देती? मेरा प्रेगनेंसी पीरियड एक्चुअली आपको बोले पहले ही कि बहुत थोड़ा डिफिकल्ट गया, तो हाउस अरेस्ट विल बी फाइन। क्योंकि आप घर में थी। ओके, अगर आपके बच्चे को आप कोई सुपर पावर दे सकती तो वो क्या होगा? सुपर पावर एक बच्चे के लिए उसका पेरेंट, माँ पापा, उसका आशीर्वाद ही सुपर पावर जैसा होता है। तो मुझे लगता है कि मेरा आशीर्वाद उसके साथ हर समय रहे, वो अपनी लाइफ में हर तरह का अचीवमेंट अचीव करे, गोल्स अचीव करे और बढ़ते चले बस। ओके, क्या आपके बेटे का कोई फनी निकनेम है और उसके पीछे का राज? एक्चुअली वो जब छोटा था, नॉडी नाम का एक कार्टून आया था, तो वो जब नानी घर जाते थे, वहाँ पे मेरा जो दीदी का बेटा बेटी लोग सब रहते थे, तो उसको नॉडी बुलाता था, तो वो बोलने से चिढ़ जाता था वो बात में। अभी एक्सेप्ट कर लिया है, मगर वही। ओके, अगर कोई फिक्शनल कैरेक्टर आपके बेटे को बेबी सिट कर पाता जब वो छोटा था तो वो क्या होता? ऑफ कोर्स स्पाइडरमैन ही होता, क्योंकि वो एकदम फेवरेट था उसका स्पाइडरमैन। ओके, एंड लास्टली मैम, अगर आप कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज हुआ आपके साथ जो आपके प्रेगनेंसी में बहुत अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए, तो वो क्या था? अनएक्सपेक्टेड, देखिए प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत पेशेंस ले आना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगी कि वो जो पेशेंस, इम्पेशेंस से हम पेशेंसफुल बने, वो जो पेशेंस मेरे आया, वो मेरा अभी जो रियल लाइफ है उसमें बहुत काम आ रहा है। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड अचीवमेंट ही बोलेंगे। थैंक यू सो मच मैम कि आप यहाँ आई और आपने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। लास्टली मैम, बस एक चीज, अगर आप कुछ मैसेज छोड़ के जाना चाहें आपके बेटे के लिए, क्योंकि जब वो देखेगा वो इसे सुन पाए। एक ही बात बोलेंगे, लव यू ऑलवेज एंड अच्छे से अपना काम करते रहो, बहुत बड़ा हो, मैं सब हर समय आपके साथ हूँ। तो इसी के साथ हम आज के इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये एक्सपीरियंसेस अच्छा लगा तो डू लाइक एंड कमेंट ऑन आवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर एप्लीकेशन पेरेंजी, which is already available on Play Store.